हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए क्लास 8 का समीकरण का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। आप उसे आइए देखिए मेरे साथ। ये आपका चैप्टर 8 है। आइए हम इसकी पूरी गारंटी देते हैं कि आज के बाद आपको समीकरण में दिक्कत नहीं होगा समीकरण बनाने में, चाहे वो लैंग्वेज वाला हो, भाषा वाला हो या बिना भाषा वाला हो। ठीक है, देखिए मैं आपको से बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले समीकरण में कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक समीकरण हम लिख दिए हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। ये x जो है वो चर है। चर को बोला जाता है वेरिएबल, क्योंकि इसका मान x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 जितना वैल्यू रखिएगा वो अलग अलग वैल्यू को शो करेगा। मैं इसे समझाऊंगा। x के साथ जो गुना हुआ है उसे गुणांक बोला जाता है, उसे गुणांक बोला जाता है। यहाँ पे b और c क्या है, तो b और c जो है स्थिरांक है, स्थिरांक है। ठीक है, समीकरण की एक सबसे खास बात कि बीच में कहीं ना कहीं इक्वल का साइन जरूर होगा, बराबर का साइन अवश्य होगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि प्यारे बच्चों ये समीकरण है। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, मैं इसे एक एग्जांपल से लेकर के बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास है, ये है 5x। तो प्यारे बच्चों x के प्लेस पे मैं क्या क्या रख लूँ, 5 और x के बीच में अगर कुछ नहीं तो गुना है, समझ जाइएगा। मैं x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ले लेता हूँ। 0 ले लिया तो ये 0 दे देगा, 1 ले लिया x की जगह पे तो ये 5 दे देगा, 2 ले लिया तो ये 10 दे देगा, 3 ले लिया ये 15 दे देगा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से इन चीज़ों को, तो इस x के स्थान पे जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है वेरिएबल, कि x वेरिएबल है। अच्छा, और वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं, वेरिएबल और कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हम लोग चर बोलते हैं, तो x, y, z, l, m, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, समीकरण के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। समीकरण के दो पक्ष होते हैं। जैसे मैं यहीं पे देख लूँ x प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है बायां पक्ष, बायां पक्ष। और इस वाले को बोला जाता है दायां पक्ष। अंग्रेजी वाले बच्चे LHS, ये किसके इक्वल होता है, RHS के इक्वल होता है। ठीक है, और याद रखिए मैंने आपके लिए और भी वीडियो बना करके रखा है, आप उसे भी देख लीजिएगा। साइंस का वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा है आपके सामने। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। तो समीकरण की खास बात क्या है कि समीकरण में कुछ चर होंगे और कुछ स्थिरांक होंगे। स्थिरांक कहने का अर्थ क्या हुआ कि इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं, तो इसीलिए स्थिर है, स्थिरांक है। इसकी वैल्यू बदलेगी, देखिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4 लिए तो हर एक वैल्यू पर इसका मान अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है, इस वाले टर्म्स को x को चर बोला जाता है, क्योंकि ये एक समान नहीं रह रहा है, ये हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग मान को शो कर रहा है, वैल्यू को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आइए पहले सवाल पे बढ़ जाइए। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसे बनाते हैं। तो x को यहाँ पर अकेले रखना है, क्योंकि x का ही मान निकालना है। और x को अकेले रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि प्लस में 3 है तो -3 करेंगे इधर, और जब -3 इधर करेंगे तो इक्वल के उस साइड में भी -3 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 8 - 3 डेट मीन्स 5 आ जाएगा। और ये प्यारे बच्चों आपको हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइएगा आप। ठीक है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस का 7 है तो ध्यान से देखिए, 7 को हटाने का एक ही उपाय है कि आप यहाँ से 7 लेस कर दीजिए, और जब 7 इधर लेस करोगे तो 7 इधर भी लेस करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 - 7 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड में अगर बात कर ले क्वेश्चन में, तो x - 2 इज इक्वल टू 6 है। तो जब क्वेश्चन को बनाओगे तो x माइनस का 2 है, तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए मुझे +2 ऐड करना होगा, और इधर भी मुझे +2 ऐड करना होगा, अर्थात +2 इधर ऐड करेंगे तो +2 इधर ऐड करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे -3 लेस किए थे, इधर से भी 3 माइनस लेस कर दिए थे। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ भी देते हैं। z - 4 इज इक्वल टू 8 है।
तो z माइनस फोर इज इक्वल टू अगर 8 है, इस माइनस 4 को हमको हटाना होगा, और ये क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों है आपका 4, ठीक है। तो z माइनस का 4, इसको हटाने के लिए +4 ऐड करना पड़ेगा इधर, और अगर +4 लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो राइट साइड में भी +4 ऐड करेंगे, तो z इज इक्वल टू 8 4 और 4 क्या हो जाएगा 12 आपका आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाना भाई, ठीक है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, सॉरी y प्लस 8 x प्लस 7, क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि इधर उधर लिखा गया, 3rd में है y प्लस 8, ठीक है। ये हो गया आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों, नंबर गड़बड़ दिया गया था। और z माइनस 4 इज इक्वल टू 8 है, z माइनस 4 इज इक्वल टू 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 5th है। अब मैं 3rd क्वेश्चन पे एक बार फिर से आ जाता हूँ, ठीक है। 3rd क्वेश्चन है आपके सामने, y प्लस 8 इज इक्वल टू 6, y प्लस 8 इज इक्वल टू 6। देखिए बनाते समय पेपर में नंबर उठाने के लिए थोड़ा उसका तरीका लिखना पड़ता है, हल लिखा जाता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेगा आप लोग, y प्लस 8, प्लस का 8 इधर है, अब y को अगर अकेले रखना है तो इस प्लस 8 को हटाने का एक ही तरीका है कि -8 इधर लेस कर दीजिए, ये हो गया 6 माइनस 8, क्लियर है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 6 माइनस 8 डेट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा -2। बहुत सारे बच्चे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम भी होता है कि 6 माइनस 8 लेस करेंगे तो -2 कैसे होगा, वो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर चलते जाएगा, -1 -2, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, उसे ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस में 6 है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि प्लस वाले इधर होते हैं और माइनस वाले इधर होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 तक चले जाइए प्लस में, और जब लौटना होगा माइनस की ओर तो आप 8 बार लौट जाइए। तो भाई 1 बार लौट गए, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू -2 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब आप आइए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा, समझने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, टॉपिक है, आप एक एक चीज़ करके उतारते जाइएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो 3x इज इक्वल टू 18 है। तो अगर x को यहाँ से हटाना होगा तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हल लिखेंगे 3x, तो 3 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कराता हूँ तो 3 से मैं यहाँ भी डिवाइड करा दूंगा, 3 से 3 कैंसिल, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 6 जा 18, दैट्स योर आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाना भाई। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 4z इज इक्वल टू 24, तो हल कर देते हैं। देन 4z इज इक्वल टू 24 है, तो मैं 4 से यहाँ भी डिवाइड, मैं 4 से यहाँ भी डिवाइड, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा और 4 6 जा, z इज इक्वल टू 6। प्यारे बच्चों अगर किसी बच्चा को काटने नहीं आता है तो उसकी तरीका भी मैं समझा रहा हूँ कि अगर काटा कैसे जाता है, नहीं आता है तो आप ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, और 4 को भी तोड़ लो, तो 4 को तोड़ोगे तो 2 दूनी 4, काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 तिया क्या बच गया 6, ठीक है। ऐसे भी आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आप छोटे छोटे बात उम्मीद है कि आप पहले से ही जान रहे होंगे, मुझे इसकी सिखाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। 6 हो गया, 7। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 है x/2 इज इक्वल टू 7, x/2 इज इक्वल टू 7। अब आप देखिए किसी भी सूरत में मुझे चर को प्यारे बच्चों अकेले में रखना है, तो अकेले में रखने का क्या उपाय है, अगर 2 से यहाँ भाग दिया हुआ है तो आप 2 से, ठीक है, यहाँ पर गुना करा दीजिए। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं नंबर उठाने के लिए तरीका से लिखा जाता है, यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में मैंने कराया तो प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई मुझे राइट साइड में भी कराने होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14, दैट्स योर आंसर। 8 के बाद मैं 9 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ, तो आप प्लीज 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। p/7 इज इक्वल टू 24। अब लिखेंगे हम लोग हल, p/7 इंटू में 7 इज इक्वल टू 24 और इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, सो p इज इक्वल टू 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आंसर हो जाएगा।
10th नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 इज इक्वल टू क्यू प्लस 3, 8 इज इक्वल टू क्यू प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे वेरिएबल को अगर अलग रखना है तो यहाँ पे प्लस में 3 इधर है, थोड़ा सा वेरिएबल इधर, इस अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें वेरिएबल इधर थे, अब वेरिएबल उधर दे दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं, 8 इज इक्वल टू क्यू प्लस 3, प्लस का 3 इधर है तो माइनस का 3 इधर कर देंगे, और जब माइनस का 3 इधर किए तो माइनस का 3 मुझे इधर भी करना होगा, तो 8 थोड़ा सा मुझे इधर लिखना होगा, 8 माइनस 3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अब ये बच गया 8 माइनस 3 डेट मीन्स 5, सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, तो अब आप आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे आप ये बताइए कि मुझे यहाँ पर वेरिएबल को कैसे अलग करना चाहिए। तो आप ऐसा कर लीजिए कि जो नॉन वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको एक शिफ्ट में अलग शिफ्ट कर दीजिए, एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा देख लीजिए कि देखिए, जैसे मैं कहूँ कि 2x माइनस 1 है, तो मैं सबसे पहले इस माइनस 1 को हटाने का व्यवस्था करता हूँ, तो मुझे 1 इधर ऐड कर देते हैं, तो 1 मैं इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है। देन ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x और 3 और 1, ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा कि जब इस वेरिएबल को मुझे हटाना होगा यहाँ से, ठीक है, तो एक्चुअली में मुझे 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 2 से मैं यहाँ भी डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 से इसको कट कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बातें बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। देखो अभी और भी बहुत सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। पूरी 8.1 खत्म करेंगे आज हम लोग इन वन शॉट, एक ही वीडियो में। इसके बाद मैं अगर आपको से कहूँ तो एक और क्वेश्चन है 3t माइनस 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 12। 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 11। तो सबसे पहले मैं इस -4 को हटाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, जैसा कि पहले से ही लिखते आ रहे हैं, ठीक है। 3t माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 4 ऐड कर देंगे और इधर भी प्लस का 4 लिख देंगे, तो प्लस का 4 से माइनस का 4 कैंसिल, सो देयरफॉर 3t इज इक्वल टू 15। अब मुझे इस जो वेरिएबल यहाँ पर t है उसके साथ मुझे 3 को हटाना होगा, तो 3 को हटाने के लिए आप जान रहे हैं कि मैं 3 से इधर डिवाइड करूंगा तो मैं 3 से इधर भी डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऐसा करने से 3 हट जाएगा। अब ये आपका आंसर आ जाएगा 3 5 जा 15, ये आपका आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाइएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब कर दीजिए हल, ठीक है। 2y प्लस का 3 है, मुझे प्लस 3 को हटाना होगा, तो -3 इधर से हटा देना होगा, और -3 मैं इधर से भी घटा दूंगा, एक कैंसिल हो जाएंगे। अब आप बताइए 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 डेट मीन्स 6। अब मुझे यहाँ से y के पास से 2 को हटाना होगा, तो 2 से यहाँ डिवाइड, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, सो देयरफॉर 2 3 जा 6 काट दीजिए, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, xi भी 14, 11 इज इक्वल टू 6p प्लस 7, 11 इज इक्वल टू 11 प्लस 6p इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आइए आप देख लीजिए, मुझे यहाँ से 6p को हटाने से p के जो p वेरिएबल है उसमें 6 को हटाने से पहले मुझे 11 को हटाना होगा, तो क्या करना होगा, 11 प्लस में है माइनस में 11 करेंगे, और 6p जब मैंने -11 इधर किया तो मैंने -11 इधर भी करना है, ठीक है। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब 6p इज इक्वल टू 7 माइनस 11, तो आप जान रहे हैं ये प्लस में है ये माइनस में है। जब मैं इसे टोटली सॉल्व करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, बट दोनों में से जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तब p का वैल्यू मुझे निकालना होगा, तो फिर आप जान रहे हैं क्या करना होगा, तो फिर p का वैल्यू निकालना होगा तो p को अकेले में रखना होगा, तो p को अकेले में तभी रख सकते हैं जब यहाँ से 6 को हटाएंगे, और 6 को हटाने के लिए मुझे 6 से भाग देना पड़ेगा, आप ये बात जान रहे हैं। अब आपका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके और उतार सकते हैं, क्लियर है। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। एक्स भी 15 नंबर क्वेश्चन 3/7
प्लस का x इज इक्वल टू 17/7। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ से इसे अकेले में रखना है, तो आप जानते हैं क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हल 3/7। मुझे 3/7 को हटाने के लिए मुझे माइनस का 3/7 करना होगा, और ये प्लस का x चल ही रहा है, इज इक्वल टू 17/7 है। तो जब मैंने -3/7 इधर लेस किया है, तो मैंने -3/7 इधर भी लेस कर दूंगा, बस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू ये 17/7 और माइनस में 3/7। तो आप जानते हैं कि अगर हर वाले बराबर होते हैं तो ऊपर वाले के कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हर बराबर होंगे तब, वरना फिर लघुत्तम लेकर के। ठीक है, तो 17 में से 3 जाएगा 14, इसको काटोगे सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आंसर। x भी आई। 16वां क्वेश्चन पे आ जाना। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देखिए अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उससे भी आप देखिए, बहुत आसानी से कर देंगे। मुझे x को मुझे अकेले में रखना है, तो -3/2 मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो सो मैं इसके लिए क्या करूँगा, माइनस का 3/2 है, मैं यहाँ पे प्लस का 3/2 ऐड कर दूंगा। और आप जान रहे हैं कि जब प्लस का 3/2 मैंने इधर ऐड किया, तो प्लस का 3/2 मैं उधर भी ऐड करूँगा, तो 7/6 प्लस का 3/2 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप ही बताइए, इधर तो केवल x बच गया। अब अच्छा भी ये बताओगे ना भाई कि जैसे यहाँ कर रहे थे कि यहाँ पे नीचे इक्वल कर दिए थे, ठीक है, इक्वल ऑलरेडी पहले से था, आपने किया नहीं था, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 है तो क्या हम इसे 6 नहीं बना सकते हैं, बना देंगे सर। ऐसे देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। अब आप ही बताइए 7/6 प्लस 3 जा क्या हो गया 9 और अपॉन में 6। अब देखिए अब दोनों के वैल्यू नीचे में हर में सेम ही है, तो 6 रह जाएगा, 7 और 9 क्या हो जाएगा 16। बस इसे सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2 3 6 2 8 16। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को बनाया कीजिए, ऐसे बनाने से आपके मार्क्स कभी भी प्यारे बच्चों नहीं कटेंगे पेपर में। ठीक है, आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाया कीजिए। x भी ट्रिपल 16वां क्वेश्चन हो गया। 17वें क्वेश्चन पे देख लो आप। ठीक है, x भी डबल आई, x 2x माइनस 1/2 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3। अब आप आइए मेरे साथ देखिए, मुझे सबसे पहले इस -1/2 को हटाना होगा, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं हल लिख लेना चाहिए। हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, तो 2x माइनस का 1/2 है तो प्लस का 1/2 इधर भी करना होगा, और 3 है तो इसमें भी मुझे 1/2 ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ रह गया 2x। अब आप ही बताइए, यहाँ हो गया 3 प्लस का 1/2। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 नीचे मैंने अपना मन से कर दिया, अपना मन से मैंने रख दिया। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मुझे 2 से ऊपर भी करा देना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू 3 2 जा 6/2 प्लस का 1/2। तो 2x इज इक्वल टू, जब नीचे नीचे इक्वल हो गया तो ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। बट सर ये x तो अकेले नहीं है, मुझे x का ही मान निकालना है, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग यहाँ भी करना होगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/4। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 7/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब x भी ट्रिपल आई। 18वां क्वेश्चन लास्ट, x/4 x/3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7/15। अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लस 1 को हटाना चाहिए, लेकिन उससे पहले लिखेंगे हल। +1 माइनस का 1 7/15। जब मैंने -1 इधर लेस किया तो -1 इधर भी लेस करेंगे। अब इस -1 के पास कुछ नहीं है नीचे में, तो मैं 1 दे दूंगा, क्योंकि मुझे जानते हैं कि एलसीएम करना थोड़ा डिफिकल्टी प्यारे बच्चों लोगों के लिए होता है। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि 15 से नीचे मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो 15 से मैं ऊपर भी करा देता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 1। अब x/3 इज इक्वल टू ये हो गया 7/15, माइनस में 15 1 जब 15 अपॉन में 15। ठीक है, अब आप लेस कर सकते हैं, नीचे दिखेगा नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस में 15/15, यही था। अब आप देखिए क्या करते हैं, नीचे नीचे इक्वल होगा तो ऊपर वाले को डायरेक्ट लेस करो, 7 प्लस का 15 माइनस का, तो रिजल्ट आएगा माइनस का प्यारे बच्चों 8। अब आप देखिए कि अब आपको क्या करना है, इस 3 को मैं, ठीक है,
मुझे हटाने के लिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 से मुझे यहाँ भी कराना होगा, 3 से 3 कैंसिल, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 3 जा माइनस का 24 और अपॉन में 15। लेकिन इसे बिना सॉल्व किए आप आंसर नहीं ले सकते हैं, 3 8 जा 3 5 जा, बस ये आपका आंसर। चाहे तो आप 3 से यहीं भी कट कर सकते थे, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया माइनस के 8/5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब आप आइए मेरे साथ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि लैंग्वेज वाला बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो अब आ जाइएगा, ये फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन मैंने 18-19 क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने करवाया। ठीक है प्यारे बच्चों, 18 क्वेश्चन कराए, 19 क्वेश्चन अभी भी है, आइए अभी है क्वेश्चन छूट रहा था। ठीक है, x i x, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ेंगे। x/4 इज इक्वल टू 7/8। अब आप बस ही बताइए इस क्वेश्चन को मुझे बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले 4 को हटाना होगा, और 4 को हटाने के लिए 4 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तभी हटेगा। ठीक है, तो जब मैंने इधर मल्टीप्लाई कराया तो मैंने इधर भी कराना पड़ेगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/8 इंटू में 4 है, इसे काट दीजिए। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा 7/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आंसर ना मिला रहा हूँ, अगर आपको आंसर मिले सही, और अगर सही मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत मिले तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप उसे टाइप करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चन सिखा दिए हैं कि आप जान गए होंगे कि किसका क्वेश्चन, किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। ठीक है, मैं अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 20 नंबर, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रैकेट के बाहर जो अंक है वो इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। मतलब कि ब्रैकेट के अगर अंदर में 3-4 अंक होते प्लस 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 करके या माइनस 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 करके, या गुने में भी होते, ठीक है, गुना में नहीं, लेकिन गुना में होता तो एक ही अंक से गुना होता, क्योंकि गुना होने पर कोई एक ही अंक बनाता। लेकिन अगर प्लस 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 करके है और अगर माइनस 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 करके है तो ये 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप आइए इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से x में मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो आप उसे देखिए 3x हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 15। मुझे यहाँ से 3x प्लस का 6 हटाना होगा, तो माइनस का 6 कर देंगे और माइनस का 6 इधर से भी लेस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 डेट मीन्स 9। मैं यहाँ से 3 को डिवाइड करता हूँ तभी तो ये x अकेले में आएगा, तो मैं 3 से इधर भी डिवाइड कर दूंगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 3 जा 9। मैंने टोटल क्वेश्चन को बता दिया है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। मैंने क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। बत्तीस प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये रही आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, देखिए बनाना कैसे है। किसी संख्या, तो वो संख्या मालूम नहीं है कि किस संख्या में 2 से गुना करके 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होगा, तो आपको मानना पड़ेगा। बिना माने से क्वेश्चन नहीं बनते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मानने में कोई बुराई भी नहीं है, तो मान लेते हैं। माना कि वह संख्या बराबर x। ठीक है, तो x के 2 गुना, किसी संख्या में 2 गुने में 8 जोड़ने पर, तो 2 से गुना करने के बाद 8 जोड़ दीजिए, और 8 जोड़ने पर संख्या क्या मिल जाता है, 32 मिल जाता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है, तो x को 2 से गुना करा दिए, तो भाई ये हो गया 2x प्लस 8 बराबर 32। अब क्या करेंगे, अब इधर से समीकरण आप बनाने जान ही रहे हैं कि इसे मुझे x को किसी भी सूरत में अकेले रखना है। अकेले रखने के लिए क्या करना होगा, अब आप ही बताइए, अकेले रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो 2x प्लस 8 को पहले यहाँ से हटाएंगे। जब -8 मैं इधर कर रहा हूँ तो -8 का 8 मुझे इधर भी करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब मैं करूँगा प्यारे बच्चों, इस वाले साइन का मतलब या होता है। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 32 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24। सो देयरफॉर
अगर 2x इज इक्वल टू 24 हो गया तो मुझे यहाँ पे x को अकेले रखने के लिए 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से यहाँ भी डिवाइड। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट करोगे तो भाई 12 आ जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी समीकरण को प्रूव करने के लिए भी पूछ देता है कि प्रूव कैसे करें। तो इसमें आपको वैल्यू को बैठाना होगा। जैसे देख लो 12 दूनी 12 यहाँ पर बैठा हुआ तो 12 दूनी 24, 24 वाट क्या हो जाएगा 32, तो आ गया 32। ठीक है, लेकिन आपको समीकरण मेनली बनाने आना चाहिए। ठीक है, अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप इसे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, किसी संख्या के 1/3 में किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर वह 5/2 घटाने पर वह 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हल। इसे कैसे बनाएं, किसी संख्या मतलब वो संख्या मुझे मालूम नहीं है, उसके 1/3 में, मतलब उसमें 1/3 मतलब अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 1/3 क्या होगा 5/3, तिहाई मतलब 3 से भाग देना। ठीक है, किसी संख्या के 1/3 में, तो ऐसा मान लेते हैं माना कि वह संख्या बराबर x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अगर देखें तो किसी संख्या के 1/3 में, तो वो संख्या 1/3 है, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर, 5/2 को लीजिए मैंने घटा दिया, घटाने पर कहता है कि 3/2 प्राप्त होता है, तो मैंने 3/2 लिख भी दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। सबसे पहले मुझे ये ध्यान देना चाहिए कि इस -5/2 को कैसे मैं हटाऊं। ठीक है, फिर मैं ये ध्यान दूंगा कि इस x को कैसे हटाऊं, इस x के पास जो फालतू अंक है उससे मैं कैसे हटाऊं। तो देखिए कैसे हटाया जाता है, तो x/3 -5/2 प्लस का 5/2 इज इक्वल टू 3/2। मैंने इधर 5/2 खुद से ऐड किया है, क्योंकि ये देखिए जितना टर्म यहाँ है उतना टर्म यहाँ भी लिखे हैं, तो 5/2 खुद से ऐड किया है, तो मैं 5/2 इधर भी ऐड कर दूंगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप ही बताइए कि क्या हो, ये रिजल्ट हो गया x/3 इज इक्वल टू, नीचे नीचे इक्वल है तो याद होना चाहिए आपको, ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड करिए, तो 5 और 3 ऐड, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब आप ऐसा देखिए, ठीक है, कि यहाँ से 3 को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो 3 को हटाने के लिए 3 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूंगा, और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 से 4, 4 3 12। मतलब कि जो संख्या माने थे वह संख्या क्या है 12 है। ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, मुझे 12 यहाँ ना लिखना चाहिए, मुझे 12 नीचे लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि मान यहाँ लिए हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का भी आंसर 12, दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर 12। अगर आपको लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन गलत बनाया है तब फिर 12 यहाँ पर बैठाइए, और 12 को बैठा के आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 आना चाहिए, तो समझ आइएगा कि वो सही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 12 बैठाया था तो 12 गुने 2 24, 24 में 8 जोड़ा था तो क्या आया था 32। इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो अब आप आइए, एक बार में सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं सारे क्वेश्चन को एक बार में ही खत्म करने की चाहत है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th पे आ जाइएगा प्यारे बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 35 है। दो संख्याओं का योग 35 है। दो संख्याओं का योग 35 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योग 35 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाऊंगा, लेकिन आपको याद रहे आपको एक चर वाला ही पढ़ना है, एक ही चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसे दोनों तरीके सीखने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं इसे बनाने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले मुझे हल लिखना चाहिए। मैंने हल लिख लिया है। दो संख्याओं का योग अगर कह रहा है कि 35 है, इन्हीं दो संख्याओं का योग 35 है, तो माना कि वह संख्या x है, ठीक है। लेकिन ये तो एक संख्या हुई, दूसरी संख्या क्या मैं मानूं कि उनको जोड़ने पर 35 ही आए। माना कि वह संख्या x मान लिया, माना कि वह संख्या क्रमशः अगर मैं कर देता हूं, या फिर माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 35 माइनस x हो गया। प्यारे बच्चों अगर इन दोनों अंकों को जोड़ोगे तो 35 ही आएगा जोड़ने पर, क्योंकि बोला कि दो संख्याओं का योग 35 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या और ये दोनों संख्या को जोड़ोगे तो प्लस का x और ये रहा माइनस x, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 35, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैंने सही बना रहा हूँ, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 5 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर और दूसरा नंबर के बीच का अंतर ही 5 है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपसे मैं 5 रुपए ज्यादा कमाता हूं, इसका अर्थ यही तो हुआ कि मेरे वाले इनकम में से अगर आप अपने इनकम को घटाओगे तो उसका अंतर 5 का ही आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में मैं ऐसा लिख सकता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा, छोटे वाले अंक को घटाऊंगा, तो इसका जो अंतर आएगा वो 5 आएगा। जब कभी भी ऐसा सवाल है तो प्यारे बच्चों आप समझ जाना कि वो कंपैरेटिवली सवाल है, वो तुलना कर रहा है कि एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है और इनके बीच का ही अंतर क्या है 5 है, ठीक है। तो अब आप आइए इसे बना लेते हैं। x माइनस को अंदर डाल दो भाई, तो माइनस का 35, माइनस को और अंदर डालो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई अंक होता तो वो तो गुना होता ना, तो माइनस ही गुना हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था जब मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन का भी समीकरण कराया था तो मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई अंक है तो वो इन ब्रैकेट के अंदर सारे अंकों से गुना होगा। तो मैंने माइनस को 35 के साथ गुना करा दिया, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस गुने प्लस माइनस, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। मैंने माइनस को माइनस से यहाँ पे गुना कराया, क्योंकि प्लस के यहाँ पे 35 के पास कोई भी साइन नहीं है, तो वो क्या है 35 के पास कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, माइनस 35 इज इक्वल टू 5। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब आप आ जाइए। तो मेरे पास सबसे बड़ी अभी ये समस्या है कि मैं इस पहले 35 को कैसे हटाऊं, ठीक है। तो आइए इसे हटाने के उपाय समझते हैं। 2x माइनस का 35 है, तो मैं प्लस का 35 इधर ऐड करा दे रहा हूँ और प्लस का 35 मैं इधर भी ऐड करा दूंगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 35 प्लस 5, ये हो जाएगा भाई 40। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो वेरिएबल को अकेले रखना है, चर को अकेले रखना है, चर यहाँ पर x है, अकेले रखने का उपाय यही है कि 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से यहाँ, 2 ऊपर है तो 2 तभी कटेगा जब 2 से मैं भाग दूंगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बनेगा 20। तो x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ये रिजल्ट रहा 20, ठीक है, क्या रहा 20, ठीक है। तो अब आप ऐसा देखिए, ठीक है, कि वे दोनों ही संख्याएं क्या है, तो दोनों संख्या अगर बात करें तो एक संख्या तो ये 20 x का मान निकल गया, दूसरी संख्या x के प्लेस पे मैं अगर 20 बैठाऊंगा तो x इज इक्वल टू अगर मैं 20 यहाँ पे बैठाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा 35 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। तो माय डियर स्टूडेंट यही दोनों आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई चौथी नंबर क्वेश्चन खत्म। 5वें सवाल पे आ जाना भाई, ठीक है, एक भी सवाल ना छोड़ेंगे। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो देखो आप यहाँ पे तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तब पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आप पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे पूर्णांक ज्ञात कर रहे हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। 3 लगातार पूर्णांक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं मैं लिखूंगा हल। माना पहली पूर्णांक x लगातार कर रहा है, तो लगातार का मतलब आप जान रहे हैं ना, एक एक बढ़ते चला जाएगा। दूसरी पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, तीसरी पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, डेट मीन्स x प्लस 2। तो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, इन तीनों का योगफल कह रहा है कि ये कॉमन है, तो जोड़ दो, ठीक है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51, जोड़ो भाई, x एक 2x और एक 3x, ठीक है।
1 + 2, 3x + 1 + 2 = 51। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 = 51। पहले इस 3 को यहाँ से हटाते हैं। आपको मालूम होगा कि +3 यहाँ है, तो मैं ये तभी हटेगा जब मैं इसे -3 करूँगा। तो ये 51 है, मैं -3 उधर भी कर दे रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 3x = 51 में से 3 मैं लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 48। मैं इस 3 को हटाने के लिए 3 से यहाँ से और 3 से यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करा दिया, और इससे मैं 3 से सिंप्लीफाई करूँ तो 16 दिया 48। ठीक है, सो x = 16। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों पूर्णांक क्या है। ये तीनों में से ये पहला पूर्णांक 16 बैठ जाएगा, ये दूसरा 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो 16, 17 और 18 डेट्स योर आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16, 17 और 18। ठीक है, अब आप इससे चाहे तो उतार सकते हैं वीडियो को रोक करके। प्यारे बच्चों मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छह के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है। मैं सवाल नंबर हूँ 6 पर। छह के 3 लगातार गुणजों का योगफल 51 है। 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है। योगफल 144 है। तो कहता है कि गुणजों को ज्ञात कीजिए। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आप जिसे देखिए। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखिए बना रहा है इस क्वेश्चन को, मैं बनाने के लिए क्या कर लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा हल। तो 6 के 3 लगातार गुणज, ठीक है, तो माना पहली गुणज 6 के लगातार 3 गुणज मतलब होता है मल्टीपल। तो 6 के मल्टीपल, वो संख्या कौन सी है वो मुझे मालूम नहीं है किसका मल्टीपल है। तो 6 के 3 लगातार गुणज, तो हो गई पहली गुणज 6 × x, दूसरी गुणज हो जाएगा 6 के लगातार कर रहा है तो x + 1, फिर लगातार कर रहा है 3 लगातार कर रहा है, तो तीसरी गुणज क्या हो जाएगी 6 × x + 1 था यहाँ पे। ठीक है, अब अबर में क्या हो जाएगा x + 1 + 1 डेट मीन्स 2। ठीक है, 6 के लगातार 3 गुणज ये है। ठीक है, मैंने लिख दिया है 6 के लगातार 3 गुणज। अब इन 6 के लगातार 3 गुणजों को मैंने लिखा, तो मेरा सबसे पहले काम है कि इन तीनों को सम इसके इक्वल कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ 6 × में x + 1 प्लस में 6 × में x + 2 = 144। 6x, 6 को x से गुना, 6x प्लस में 6, 6x + 6 दूनी की 12 बराबर 144। 6 6 12 और 6 18x हो गया, क्योंकि x वाले को x वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे। और 6 और 12 यहाँ पर कितना हो गया 18 बराबर 144। अब क्या करें, तो 18x प्लस का 18 है, माइनस का 18 करूंगा, और इधर ही नहीं उधर भी ये कैंसिल। 18x = 14 में से 8 6 और 13 में से 1 12। अब 18 को हटाने का उपाय, 18 से यहाँ डिवाइड, 18 से यहाँ डिवाइड, कैंसिल। सो देयरफॉर x = 7। ठीक है, अब अगर x = 7 आ गया तो आपका राइट आंसर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बताइए जरा, x = 7 आ गया तो राइट आंसर क्या हो सकता है। तो x के प्लेस पे बैठा दो, तो यहाँ पे 7 बैठाओगे तो 6 7 42, यहाँ पे 7 बैठाओगे तो 7 और 1 8, 8 6 48। ठीक है, ये 42 ये 48, और अब यहाँ पे 7 बैठा देते तो 7 2 9 9 6 54। तो 42 48 और 54 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों नीचे इसको लिख लेना, पहली संख्या बराबर 42, दूसरी संख्या 48, तीसरी संख्या 54। ठीक है, तो ये आपकी पूरी क्वेश्चन को सॉल्व माना जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ना बैठाया करें प्लीज, आप इसे नीचे लिख लिया कीजिए। माना कि पहली संख्या जो था वो 6 एक 7 बराबर 42, दूसरी संख्या 6 × x + 1 = 48। ये आप नीचे लिख लिया कीजिए ये सब सारी चीजें। ठीक है, और फिर आप आंसर लिखा कीजिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे नीचे लिखता हूँ तो बोर्ड पर दिखेगी नहीं। ठीक है, अब आप बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, उसे आप आ जाइए। 7th नंबर क्वेश्चन पे दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। मैं इसे संख्या को लिख रहा हूँ,
दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है। और उनका अंतर 21 है, और यदि उनका अंतर 21 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हल। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। वो संख्याएं कौन कौन से मुझे मालूम नहीं, तो मुझे x के टर्म में माना होगा, ठीक है। तो आइए हम इसे बतलाते हैं कि इसे कैसे मानेंगे। माना वह संख्याएं क्रमशः 2x, 5x होंगे। 2x, 5x होंगे, ठीक है। मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। और कह रहा है कि इनका अंतर 21 है। इनका अंतर मतलब कि इनमें से एक संख्या जरूर अवश्य, इनमें से एक संख्या अवश्य बड़ी रही होगी, तो दूसरी संख्या अवश्य क्या रही होगी, छोटी रही होगी। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्याओं का अंतर जो है सो 21 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 21। 5x में से 2x को मैं लेस करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब समीकरण बनाने आप जान रहे हैं कि समीकरण अगर बनाना है तो सबसे पहली बात क्या करना होगा, x को अकेले रखना है। x को अकेले रखने के लिए 3 से भाग यहाँ, तो 3 से भाग यहाँ, 3 से 3 कैंसिल, 3 7 21, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अब पहली से अब वे संख्याएं क्रमशः क्या हो सकती हैं, तो वे संख्याएं क्रमशः क्या हो सकते हैं, 2x मतलब 2 गुने 2 और x के बीच में कुछ नहीं तो गुना, तो 2 7 14, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स है, तब 5 इंटू एक्स मैंने 5 7 35। डेट्स योर आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। करें किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। क्वेश्चन नंबर 8। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात बालिकाओं के बालक और बालिकाओं के संख्याओं का अनुपात 7:4 है। 7:4 है। यदि बालक की संख्या यदि बालकों की संख्या यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। आइए इसे बनाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसे कैसे बनाना है। हल ध्यान से समझिएगा। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है, तो इसे x के टर्म में मानना जरूरी है। तो माना बालक और बालिका की संख्या क्रमशः 7x, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो दिया है उसी को x के अनुपात में मान लीजिए, और 4x है। अब आगे कहता है ना भाई कि यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, मतलब कि बालक और बालिकाओं को तुलना कर रहा है, ठीक है। तो आप देख लो भाई, बालक ये रहा और बालिका ये रहा, ठीक है। तो इनमें से बालक की संख्या अधिक है किससे, बालिका से, तो मतलब कि बालक की संख्या ज़्यादा है और बालिका की संख्या कम है, ठीक है। लेकिन कहता है कि बालक और बालिकाओं की संख्या
बालक यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, मतलब कि बालक की जो संख्या है वो बालिका से 18 अधिक है, मतलब यूं कह ले कि बालक की संख्या और बालिका की संख्या के बीच का अंतर ही 18 का है, ये बात कहना चाह रहा है एक्चुअल में। तब आप इसे देखो क्या करोगे, 7x - 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 18, ठीक है, इन दोनों का अंतर 18 का है, ठीक है, ये बात एक्चुअल में वो कहना चाह रहा था। ये कंपेरेटिवली सवाल है, कंपेरिजन कर रहा है चीज़ों को एक दूसरे से, और कंपेरिजन कर रहा है तो इसे कंपेरिजन के थ्रू ही बनाएंगे, ठीक है। तो 7x - 4x को मैं बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 18। मैं इसे यहाँ से 3 को डिवाइड कराऊंगा, मैं इसे 3 से यहाँ भी डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर 3 6 या 18, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, कि बालक और बालिका की संख्या कितना कितना है, ठीक है, उससे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो बालक है 7x, तो यहाँ पे x के प्लस पे मैं 6 बैठूंगा तो 7 42 हो जाएगा, ठीक है। और बालिका कितना है, तो बालिका है 4x, तो 4 × x, x के जगह मैं 6 बैठाऊंगा तो 4 × 6 24। अब इन दोनों के डिफरेंस करके देखो 18 आता है कि नहीं आता है। अगर 18 आ गया तो समझिएगा कि सही है, नहीं आया तो गड़बड़ है। 12 4 8 3 2 1, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ, ये क्वेश्चन है आपका 7 8, ये क्वेश्चन नंबर था प्यारे बच्चों आपका 8। कह रहा है कि तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी कह रहा है भाई, जोड़ना है, लास्ट में पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी किससे बनता है, बॉयस एंड गर्ल्स से बनता है, तो बालक और बालिका की संख्या को जोड़ दो तो 66 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कुल विद्यार्थी बराबर 66, ठीक है। तो अब आप आ जाइए मेरे साथ, नए क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। रीमा और सीमा की वर्तमान आयु, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए हम इसे बना लेते हैं प्यारे बच्चा, बहुत आसान तरीका से। अनुपात में दिया है तो मैंने यहाँ पे देखिए अनुपात में दिया था तो मैंने कैसे मान लिया था, उसी प्रकार से यहाँ भी मान लेंगे। माना कि रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5x और 7x है, तो मैं इसे लिख भी देता हूँ। और लिखने से पहले आप जानते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छे मार्क्स उठाने के लिए हल, ठीक है। माना रीमा और सीमा की वर्तमान उम्र क्रमशः 5x और 7x है, ठीक है। मान लिए 4 वर्ष के बाद, ठीक है, 4 वर्ष के बाद दोनों की उम्र के 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। तो 4 वर्ष, तो अगर 4 वर्ष में इसे बढ़ा दूं तो 5x + 4 हो जाएगा। मैं 4 वर्ष इसे भी बढ़ा दूं तो ये 7x में 4 साल और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7x + 4। अब इन दोनों की आयु का योगफल हो जाएगा प्यारे बच्चों 32, ठीक है। तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 5x + 4 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में 7x + 4 इज इक्वल टू 32। 5x और 7x क्या हो जाएगा 12x, और 4 क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 32। सबसे पहले 8 को हटाना होगा, 12x प्लस काट माइनस काट इज इक्वल टू 32 - 8, ये कैंसिल हो जाएगा। और 12x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 24। मुझे 12 को हटाना होगा तो 12 से यहाँ, तो 12 से यहाँ, 12 से 12 कैंसिल। सो देयरफॉर 12 दूनी 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया 2, ठीक है। तो अगर x बराबर 2 अगर आ गया, ठीक है, तब आप यहाँ पे दोनों का रिजल्ट को सेट कीजिए, ठीक है, कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु क्या हो सकता है, देखो भैया, इसके जब x बैठाओगे तो 5 दूनी 10, इसके जब x बैठाओगे तो इसका उम्र 14। तो 10 वर्ष और 14 वर्ष, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु क्रमशः 10 वर्ष और 14 वर्ष है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बातें हो गया है, ठीक है। 10 वर्ष और 14 वर्ष है, ठीक है, 10 वर्ष और 14 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको एक ही झटके में सारे क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखो,
और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोला कीजिए कि और कौन कौन सा मैं वीडियो लेक्चर बना करके डाल दूँ आपके लिए, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 9 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हो गया 10, ठीक है। मैं 10 पे आ जाता हूँ। कहता है कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु के 6 गुनी है, ठीक है। तो आइए मैं इसे बनाता हूँ। रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। उम्र की 6 गुनी है, 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम से 35 वर्ष क्या है, 33 वर्ष बड़े हैं, तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आ जाओ, अब इसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की उम्र से 6 गुनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रहीम की उम्र मान लेते हैं हम लोग। माना रहीम की उम्र बराबर x, ठीक है। तो रहीम के पिता की उम्र रहीम की उम्र का 6 गुना है, तो 6 टाइम्स कर दिए, ठीक है। अब कहता है कि रहीम की उम्र की 6 गुनी है, रहीम के पिताजी की उम्र, ठीक है, और 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम के पिताजी जो हैं, मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन करने वाले सवाल को कंपैरिजन में ही उड़ाते हैं। तो इस ये रिजल्ट बड़ा है, ये रिजल्ट छोटा है, ठीक है। और बट इन दोनों का अंतर कह रहा है कि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, तो रहीम के पिता की उम्र बड़ी होगी और रहीम की उम्र छोटी होगी, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना का होगा, 35। ये कंपैरिजन वाला सवाल है, कंपैरिजन वाला सवाल को ध्यान से देखा करूँ, ठीक है। तो 6 × x क्या हो जाएगा, 6x, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, 35, 6x - x तो क्या हो जाएगा 5x = 35। 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तभी तो x को अकेले रख पाएंगे, 5 7 जा, सो देयरफॉर x = 7। अब अगर x = 7 आ गया तो ये हो जाएगा भाई 7, और ये हो जाएगा 7 6 42, ठीक है। तो रहीम 7 वर्ष का था, तो वहीं उसके पिताजी 42 वर्ष के थे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाते हैं हम लोग 11 पे, 11 भी नहीं हुआ है, 11 पे आ जाइए, ठीक है। राहुल के पिता की, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के पिता की वर्तमान आयु, राहुल की उम्र राहुल की उम्र राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। राहुल के वर्तमान उम्र के 3 गुनी है। कह रहे कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाएगा। 58 वर्ष हो जाएगा। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान उम्र क्या होगा? आइए देखिए, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के पिता की उम्र के 3 गुनी है, ठीक है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान उम्र के 3 गुनी है। तो मैं सबसे पहले राहुल की उम्र को मान लेता हूँ।
माना राहुल की उम्र x। अब कह रहा है कि राहुल की उम्र के उसके पिताजी की उम्र जो है 3 गुनी है, तो राहुल की जितना उम्र रहा होगा उसके 3 गुना कर देते हैं उसके पिताजी की उम्र। तो राहुल के पिता की उम्र बराबर x गुना 3। ठीक है, कह रहा है कि 3 गुनी है 5 वर्ष के बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा सोचिए, अगर 5 वर्ष राहुल बड़ा हो जाएगा तो 5 वर्ष उसके फादर भी बड़े हो जाएंगे। x गुना 3 मतलब मैं इसे लिख देता हूँ 3x। ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद ये भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो x इंटू 3, अब इन दोनों का योगफल 58 हो जाएगा। अब इससे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा x + 5 प्लस का 3x इज इक्वल टू 58। 3x और x क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस का क्या चल रहा है 5 इज इक्वल टू 58। मैं उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, 4x + 5, कुछ गड़बड़ है क्या? राहुल के पिता के वर्तमान आयु राहुल की उम्र की 3 गुनी है। ठीक है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान उम्र के 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाएगा। राहुल के पिता के वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान उम्र के 3 गुनी है। अच्छा भाई साहब ये कह रहा है, समझ में आ गई बात, कि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र, तो 5 वर्ष बाद, तब 5 वर्ष बड़ा ये हो गया, तब 5 वर्ष तो बड़ा ये भी होगा। तो मैंने 5 वर्ष यहाँ पे ऐड नहीं किया था प्यारे बच्चों, इसीलिए थोड़ी एरर आ रही थी। ठीक है, अब आप इसे यहाँ से फिर से सॉल्व कर दो, बन जाएगी। x और इंटू में प्लस का ये चल रहा था 3x, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 58। 3x और x 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 10 और इधर चल रहा है 58। मैं इस 10 को हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि प्लस का 10 इधर है तो माइनस का 10 इधर कर देता हूँ, और 58 माइनस का 10 इधर कर देता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तब 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। x को 4 को हटाने के लिए, क्योंकि वेरिएबल को अकेले रखना होगा, तो मैं 4 से यहाँ 12। ठीक है, तो कहता है तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु अब क्या है? 12 या 36 साल। 12 नंबर क्वेश्चन। छत्तीस वर्ष। तो राहुल के पिता की वर्तमान उम्र प्यारे बच्चों हो जाएगी 12 या 36 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा उधर चले जाओ, उधर मुनो। ठीक है, मामी से देखिए हाथ में से क्या हुआ है, इसमें नहीं होगा, मम्मी से करवा लो।
सायरा के पास 2 सिक्कों की, सायरा के पास 2 रुपए, सायरा के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 5 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, 3 गुनी है यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपए, तो उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, और 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए भाई, बनाने के लिए क्या करना चाहिए, माना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो 2 रुपए के सिक्का की संख्या 3 गुना है किसके, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान लीजिए। तब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान रहे हो तो इसका कितना गुना है, 2 रुपए वाला 3 गुना है। अब कहता है कि उनके पास कुल मिला के सिक्कों की संख्या 60 है, ठीक है। तो इनको जोड़ दो भाई, 3x प्लस का x इज इक्वल टू 60, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 60। तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, वेरिएबल को अकेले रखने के लिए 4 से डिवाइड, तो 4 से यहाँ भी डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 15, x इज इक्वल टू 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर ये नहीं हुआ, बेसिकली आंसर हो जाएगा कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा 15, यहाँ पर बैठा हुआ तो 15 तिया 45, और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा 15, तभी तो 45 और 15 कितना मिला के होगा 60, ठीक है। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो भाई प्यारे बच्चों आंसर मिला सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से दिक्कत ना आनी चाहिए, ठीक है। आप इसे देखिए, मैं इसे अब थोड़े क्वेश्चन बचे हैं तो मैं इसे भी कंप्लीट कर देता हूँ। बारह नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉन के गुल्लक में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। जॉन के गुल्लक में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। उनकी संख्याएं क्रमशः उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 है। यह अनुपात वाले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों x मान के बनाना चाहिए। 5:3:2 है। यदि गुल्लक में कुल 840 सिक्के हैं, यदि गुल्लक में कुल 840 सिक्के हैं तब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसे बना लेते हैं। भाई आओ देखो, ठीक है, मैं कर लेता हूँ हल।
तो प्यारे बच्चे आप ही बताइए, माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x, ठीक है। बेसिकली 1 रुपये और 2 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 5:3:2 है। तो इसे मान लो भाई 5x, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 2x, ठीक है, ठीक है। ऐसे सिक्कों की संख्या मान लिए। यदि गुल्लक में कुल 840 सिक्के हैं, ठीक है, यदि गुल्लक में कुल 840 सिक्के हैं तो ये सिक्कों की संख्या है, ठीक है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इस फॉर्म में है, एक 5:3:2 के फॉर्म में, ठीक है। तो इतने हैं, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, माना 1 रुपये के यहाँ पे सिक्कों की संख्या, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, मैं लिख ही देता हूँ। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5x। इसी प्रकार से मैं लिखूंगा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, और इसी प्रकार से मैं लिखूंगा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 2x। जो ऊपर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों वही चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ऐसा अज्यूम कर लेना, ठीक है। अब इसे आप ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 और 3 कह रहा है कि टोटल 840 सिक्के हैं, ये सिक्कों की संख्या है भाई। 5x + 3x + 2x इज इक्वल टू 840। 5 3 8 2 10x इज इक्वल टू 840। 10 को हटाने के लिए 10 से भाग, तो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू 84। अब आप बताइए, ठीक है, अगर आपको 1 रुपये के सिक्का की संख्या चाहिए तब 5 गुना x के जगह पे कितना बैठा होगा? 84। 2 रुपये के सिक्के की संख्या चाहिए तब 3 गुना 84, और 3 रुपये के सिक्के की संख्या चाहिए तो 2 गुना 84, ठीक है। 5 चौके 20, 5 8 40 और 2 42, 420 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 3 8 24, 1 25। उधर और 2 चौके 8 और 2 8 16, ठीक है। 2 चौके 8 2 8 16, 168 सिक्के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन, बस ये लास्ट। मेरे बच्चों आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तेरह 14 नंबर में है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे लंबाई एवं चौड़ाई, कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आइए आप देखिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई, देखिए भैया ये समझ लो कि ये एक आयत है, कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो सबसे पहले आप मान लो चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है। तो अब आप ही बताइए लंबाई इसका कितना गुना हो जाएगा? लंबाई इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है। तो भाई ये रही चौड़ाई, ये रही चौड़ाई, ये रही लंबी, ये रही लंबाई, तो ये 2x है, ये भी 2x है। यार एक्चुअल में परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर 2x + 2x + x + x, ठीक है।
परिमाप एक्चुअल में यही होता है, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 और परिमाप कह रहा है कि किसके इक्वल दे करके रखा है 48, ठीक है। तो अब आप 6 से यहाँ डिवाइड करा दो तो 6 से आप यहाँ भी डिवाइड करा दो, 6 से 6 कैंसिल कर दो, क्यों? क्योंकि x को भी वैल्यू आपको निकालने हैं, तो 6 8 48, ठीक है। तब यहाँ पे अगर आप देखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब x का मान अगर 8 आ गया तो यहाँ पर आप इन दोनों वैल्यू को शिफ्ट करा दो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगी 8 मीटर, लंबाई 8 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 2 मतलब 16 मीटर, ठीक है। ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है। तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए बना लेते हैं। एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर है। देखो भाई, अगर ये आयत है तो कहता है कि इसकी परिमाप 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है। अगर ये चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर यहाँ है भाई, तो चौड़ाई छोटी होती है, आप जानते हैं। तो 5/2 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जी कि लंबाई, ठीक है, लंबाई जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। तो मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x, ठीक है। तो अब टोटल परिमाप कह रहा है कि परिमाप 13 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होता है, बाहर बाहर भुजाओं का जोड़, ठीक है। तो लिख देते हैं परिमाप बराबर x प्लस यहाँ, चूंकि x यहाँ भी होगा, x प्लस 5/2, इसको जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, सारे भुजाओं को जोड़ दो भाई, बराबर 13 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो जाएगा 2x, 5/2 और 5/2, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो आप इसका 5/2 और 5/2 अगर हम लोग करें, यानी कि 5 का आधा 2.5, फिर 5 का आधा मतलब 2.5 कितना हो जाएगा 5। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। वरना आप ऐसे कर लो भाई, 5/2 प्लस 5/2 बराबर नीचे नीचे इक्वल है, तो 10/2, फिर काटो तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले 5 को हटा दो भाई। तो 5 को हटाने के लिए क्या करोगे, इससे मत उतारना, ठीक है। 2x प्लस 5 के प्लेस पे मैं क्या लिखूँ, माइनस का 5 इज इक्वल टू 13 माइनस का 5, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगा ताकि 2 यहाँ से हट जाए, और 2 चौके 8। तो अब आप समझ गए होंगे x इज इक्वल टू हो गया भाई 4। अगर 4 हो गया तो लंबाई 4 सेंटीमीटर, यह हो गई आपकी आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आई होगी। इस प्रकार से मैंने कंप्लीट 8.1 एक्सरसाइज मैंने समाप्त कर दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो।